जी, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता से पेवस्ता, जैसे कि पिछली किस्त में हमने बात की डेमोक्रेसी के बारे में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस किस्त में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही वो निज़ाम है जो पाकिस्तान में इस वक्त राइज है, जिसको हम वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी के तौर पे भी देखते हैं। अब ज़रा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझिए कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे निज़ाम में क्यों राइज है। एक तो ये जान लीजिए कि पाकिस्तान कल्चरली एक होमोजीनियस कंट्री नहीं है, एक ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पे एक ही किस्म का कल्चर जो है वो मौजूद हो। मुख्तलिफ कल्चर या मुख्तलिफ तहज़ीबें इस मुल्क में अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, और ये मुख्तलिफ तहज़ीबें अपने इर्तका से गुज़रती हुई उस मकाम पे मौजूद हैं कि जहाँ पे वो अपनी बका के लिए खड़ी हुई हैं, मौजूद हैं और मुतहरिक हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उसको परवान चढ़ाया जा सके, क्योंकि मुख्तलिफ जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो हमारे फ़ैसला साजी के अमल के ऊपर मुकम्मल तौर पे हावी हो सकते हैं। इसलिए मुस्तकिल तौर पे लोगों से उनकी राय लेना या कानून साजी में उनकी शमूलियत जो है वो न सिर्फ नुकसानदेह हो सकती है, बल्कि वो कानून साजी के अमल को पेचीदा भी बना सकती है, और मुश्किल से जो कंसेंसस किसी न किसी तौर पे हम ऐवान में क्रिएट कर लेते हैं, वो हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये तो एक बहुत बुनियादी वजह है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो जिसे कहना चाहिए कि मईशत की जो हालत है वो ऐसी है कि जहाँ पे क्लास लेस सोसाइटी नहीं है। यहाँ ये एक ऐसी सोसाइटी है कि जहाँ पे अमीर और गरीब का एक गैप बहुत ज़्यादा है, बल्कि वो रोज़ अफजूं उसमें इजाफ़ा हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ैसला साजी की जो क़ुव्वत है वो डायरेक्टली मुतासिर हो सकती है, क्योंकि आपका इकनॉमिक बैकग्राउंड आपकी फ़ैसला साजी को बहुत हद तक न सिर्फ मुतासर करता है, बल्कि उसके ऊपर इसका एक दूररस जो है असर हमेशा मौजूद रहता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझने की है द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के हवाले से, कि कानून साजी एक बड़ा टेक्निकल अमल है। कानून साजी के मुख्तलिफ मराहिल हैं, और उन मराहिल से गुज़रते हुए जब कोई अमल जो है वो तकमील तक पहुँचता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी के फ़हम में ना तो होती हैं, ना वो उनको सही तौर पर जान सकता है। जबकि एक ऐसे निज़ाम में कि जहाँ इंसान आम तौर पे या जो अफराद हैं वो सुबह अपनी रोज़गार की जो ज़रूरियात हैं उसकी बुनियाद पर उठते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, और ज़ाहिर बात है कि जो नाने जवीं वो कमा पाते हैं वो घर के लिए ले आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप ये शायद मुमकिन ना हो सके लोगों के लिए कि वो एक लंबे अरसे तक किसी ऐसे अमल का हिस्सा रहें कि जिसमें फ़ैसला साजी उनके ज़रिए होना हो, क्योंकि रोज़गार के मसाइल इस बात की इजाज़त नहीं देते। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में सबसे बुनियादी नुक्ता एतमाद का है, ट्रस्ट का है। वो ट्रस्ट जो हम अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे पे करते हैं, और इस बुनियाद पे करते हैं कि वो हमारे न सिर्फ बुनियादी जो मसाइल हैं उनके हल के लिए कोई नई और बेहतर काबिल अमल तजावीज़ जो है वो ऐवान के ज़रिए लेके आएंगे, बल्कि हमारे मुल्क को एक ऐसी सिमत की तरफ गामज़न करेंगे कि जिससे एक मुस्तकिल जो तरक्की है उसकी राह हमवार हो सके। अब ये ट्रस्ट हम बुनियादी तौर पे उस वोट के ज़रिए करते हैं। ये ट्रस्ट करना ज़रूरी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप ट्रस्ट किए बगैर निज़ाम को नहीं चला सकते। अगर आप ये कहते हैं कि जी हम वोट डालने नहीं जाएंगे, तो बुनियादी तौर पे आप अपने न सिर्फ निज़ाम की नफ़ी करते हैं, बल्कि आप अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं। आप अपनी उस शमूलियत के अमल की नफ़ी करते हैं कि जिसके बगैर निज़ाम न सिर्फ
कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि वो निज़ाम आपके लिए कोई फलदार दरख्त भी पैदा नहीं कर सकता। सो वोट आपने डालना है, वोट आपको डालना है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि उसके लिए इंतखाब आप अपने मेयार के मुताबिक करेंगे। आप अपने मेयार को बुलंद कीजिए, ना ये कीजिए कि आप वोट से इनकार कीजिए। आप बेहतर है कि किसी ऐसे शख्स को वोट डालिए जो आपके नज़दीक उस मेयार पर पूरा उतरता है कि जिसके ज़रिए आप उस निज़ाम को बेहतर चला सकते हैं। अब एक चीज़ जहन में रखिए कि कोई भी निज़ाम चलाने के लिए एक मरहला वोटिंग का है जो डेमोक्रेसी में राइज है, लेकिन उसके बाद दूसरा मरहला उस एतमाद का है कि जो वोट के बाद आप अपने नुमाइंदों पे करते हैं, और तीसरा मरहला ये आता है कि तीसरे मरहले में आपने उस एतमाद की बुनियाद पर उनको वो अरसा मुहैया करना है कि जिसमें वो एक पुरसकून अंदाज में तरक्की के सफ़र की तरफ गामजन हो सकें और नई कानून साजी कर सकें। जहन में रखिए कि डेमोक्रेसी की नफ़ी है इंतशार। किसी भी माशरे में अगर इंतशारी कैफियत जो है वो ज़्यादा अरसे तक कायम रहे तो डेमोक्रेसी जो है वो कायम नहीं रह सकती। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 70-75 साल में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के चलने की बुनियादी वजह या ना चलने की बुनियादी वजह एक इंतशारी कैफियत है जो किसी न किसी सूरत में या किसी न किसी फॉर्म में आपको नज़र आती रहती है। सो एतमाद। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम कह सकते हैं कि नुकसान उठाते हैं, और उसमें एक बुनियादी नुक्ता ये है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो ज़्यादा बड़े और तनावर जो ग्रुप होते हैं या सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं, वो छोटे या गैर अहम जो ग्रुप्स हैं उनको परवान चढ़ने नहीं देते, या उनकी राय जो है वो माशरे में ऐसी अहमियत इख्तियार नहीं करती कि वो माशरे की फ़ैसला साजी पे असरअंदाज हो सकें। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में एक बुनियादी चीज़ जिसका हमेशा ख़तरा रहता है वो ये है कि एक बड़ा ग्रोह अपने नंबर्स की बुनियाद पे जो छोटे ग्रोह हैं उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको वो मुतासर कर सकता है, या उन छोटे ग्रोहों की जो ज़रूरियात हैं वो पसे पुश्त डाली जा सकती हैं, क्योंकि एक बड़ा ग्रोह उस माशरे में वोटिंग के नतीजे में वजूद पा चुका है। ये एक बुनियादी मसला ज़रूर है, लेकिन जहन में रखिए कि पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पे छोटे छोटे ग्रोहों की भरमार है, और उन छोटे ग्रोहों में ज़्यादातर ग्रोह ऐसे हैं कि जो मजहबी मनाफरत या आप कह सकते हैं कि कल्चरल मनाफरत फैलाने के ज़िम्मेदार हैं। अगर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाकिस्तान में ना हो और डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, और उस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इनको प्रोपोर्शनेट वोटिंग की बुनियाद पे शरीक किया जाए, तो फिर बहुत सारे ऐसे ग्रोह कि जिनका माशरे में फ़ायदा मंद किरदार नहीं है वो भी फ़ैसला साजी के अमल में शामिल हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये एक नुकसानदेह अमल हो सकता है। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान जैसे माशरे के लिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का होना एक बुनियादी नेमत से कम भी नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में विफाकियत का जो एक मेयार है उसको कायम रखना बहुत ज़रूरी होता है, और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उस विफाकियत के मेयार को कायम रख के ही अपने वोटर्स तक अपना पैगाम पहुंचाती हैं अपने मंशूर के ज़रिए। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान जैसी रियासत में कि जहाँ पे विफाक मुख्तलिफ इकाइयों पे मुश्तमिल है, और उन इकाइयों में कुछ इकाइयाँ अपने साइज़, पॉपुलेशन साइज़ पर्टिकुलरली उनके मुताबिक काफ़ी बड़ी हैं और बाकी इकाइयों से वो बहुत आगे हैं, वो इस सारे अमल में एक बुनियादी हैसियत इख्तियार कर लेती हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अगर उस एक इकाई में अपनी अक्सरियत साबित कर देती है तो वो मुल्क की बुनियादी फ़ैसला साजी की जो क़ुव्वत है उसको हासिल कर लेती है। ये कुछ शहरों में भी हो सकता है, ये कुछ सूबों में भी हो सकता है, कुछ इलाकों में भी हो सकता है। कराची की मिसाल आपके सामने है कि अर्बन सिंध का
80% جو ووٹ ہے وہ کراچی میں پایا جاتا ہے. تو کراچی کے اندر جیتنے والا جو ہے وہ اوور آل سندھ کی فیصلہ سازی میں ایک بنیادی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. اسی طریقے سے ایک پنجاب میں جو پولیٹیکل پارٹی جیتتی ہے وہ باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ مرکزی فیصلہ سازی کے اندر اپنی جو جگہ ہے اس کو مستحکم کر سکیں. سو ایسا ضرور ہوتا ہے جس کو ہم بیسکلی ریجنل فائف ڈوم کہتے ہیں. یہ ریجنل فائف ڈوم جو ہے یہ پرابلم کریٹ بھی کرتا ہے، لیکن اگر لارجر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو اس سے ایک انداز میں بڑے صوبوں کے اوپر ذمہ داری کا جو عمل ہے وہ بھی حاصل ہوتا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہے، ایسا امریکہ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں کیلیفورنیا جو ہے اس کی 60 کے قریب